छोटेलाल चौक से निकलकर आज 6 लाख करोड़ का लगभग का ईवीएम संभालने वाला व्यक्ति, क्या आपको यादें याद आती हैं चौल की? किसी ने स्कॉलरशिप दी तो पढ़ाई कर ली। आपकी स्टोरी जब मैं देख रहा था, कोई बॉलीवुड मूवी से कम नहीं लगती। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब नीलेश शाह के नाम पे भी एक मूवी बनी। मेहनत से डरना नहीं चाहिए और कोई काम छोटा नहीं होता। कोई भी आप लेवल पे रहें तो कहीं ना कहीं एरोगेंस सर पे चढ़ता है, कहीं ना कहीं। कितना महीने में एवरेज कमा लेगा? अगर कोई बंदा ग्रेजुएट है या कोई दुकान चला रहा है, पार्ट टाइम काम करना चाहता है। पीपल हैव मेड टेंस ऑफ करोड़ also। आपको घूमना है तो इंडिया के बाहर ना जाए। मोदी जी को एक लाइन में डिफाइन करना तो क्या बोलेंगे एज ए लीडर? गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नीलेश भाई से पूछ के। बट गोल्ड में अगर आपको निवेश करना है तो चांदी में क्या करना चाहिए? चांदी के दाम बढ़ सकते हैं। आधी इनकम टैक्स में चलेगी। पहले तो दुख भी होता था कि इतना सारा टैक्स भर रहा है। लोग तो ये भी कहते हैं कि नीलेश भाई के पास 400 करोड़ रुपए के स्टॉक पड़े हुए हैं। भगवान ने उतना दिया है जितनी मेरी जरूरत। पुराने गाने गाते हैं तो एक कोई भी लाइन गुनना है तो मैं आपके साथ गाने की मैं भी प्रयास करूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका गेम चेंजर विद एमजे में। आज हम बात करने के लिए आप पहुँचे हैं बॉम्बे। ये माया नगरी, सपनों का शहर कहते हैं और आर्थिक राजधानी भी है भारत की। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो इनकी एक ही लाइन जो मुझे कानों में गूंजती है किसी न किसी तरीके से, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। स्वागत है आपका गेम चेंजर में। आप आज मुलाकात कराने वाले हैं हम एमडी एंड सीईओ कोटक म्यूचुअल फंड के नीलेश भाई शाह से। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं शुरू से। सो अगर हम देखें तो पिछले 250 साल छोड़ दें तो उससे पहले भारत दुनिया की सबसे नंबर 1 नंबर 2 इकोनॉमी रहा करती थी चाइना के साथ। एंड कहते थे भारत सोने की चिड़िया है। तो कुछ तो हम में वो बात थी कि हम विश्व की अग्रसर इकोनॉमी बने रहे सदियों तक। तो इसीलिए हमारा विश्वास भारत पे हमेशा रहा है। तो हमारी हस्ती में कुछ बात ऐसी है कि वो हमें मजबूर करती है, विश्वास दिलाती है भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए। कि 250 स्क्वायर फीट चौल से, छोटेलाल चौल से निकलकर आज 6 लाख करोड़ का लगभग का ईवीएम संभालने वाला व्यक्ति, क्या आपको यादें याद आती हैं चौल की? अगर आपने कथा मूवी देखी होगी साईं परांजपे की, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी चौल भी बिल्कुल उसी तरह थी। उसमें भारत के विभिन्न प्रांत के लोग रह रहे थे। हमें हमेशा चौल में यही सीखा गया कि आप घर भले छोटे रखो, दिल बड़े रखो। दिल बड़े, वेरी वेल। और मेरे पिताजी की मृत्यु जब मैं बहुत छोटा था तब हो गई थी, तो आर्थिक विडंबनाओं का हमें सामना करना पड़ा। बट चौल जो एक परिवार था उसने हमें कभी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं करने दी। और उनकी बदौलत, उनके सहारे ये जर्नी चलती रही। किसी ने स्कॉलरशिप दी तो पढ़ाई कर ली, किसी ने राह दिखाई कि फाइनेंशियल मार्केट में आ जाओ तो वहाँ पे पहुँच गया। आपने कथा मूवी का नाम लिया, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब नीलेश शाह के नाम पे भी एक मूवी बनेगी और आपके जर्नी को दिखाया जाएगा। पर आपने अपने फादर साहब की बात करी कि मिल वर्कर थे और बहुत कम उम्र में जब आप छोटे थे तब वो पिता का साया चले जाना, तो आपकी माँ ने किस तरीके से स्ट्रगल करके, आई थिंक जो छोटे मोटे काम करके बढ़ाया। तो आप अपने पिताजी और माताजी में सबसे ज़्यादा क्लोज किसके रहे? आई एम श्योर फादर साहब को आप ज़्यादा नहीं देख पाए, तो क्या आपके मन में छवि आती है माताजी का नाम जब भी आता है आपके दिमाग में? वही है कि पिताजी के साथ तो उतना अनुभव नहीं रहा। जी जी। एक धुंधली सी छवि रहती है जी। बट मम्मी जब भी मिलती है, याद करते हैं, तो उन्होंने हमेशा यही सिखाया है कि मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए और कोई काम छोटा नहीं होता। तो ये उनके पास से सबसे बड़ी सीख थी कि मेहनत से डरना नहीं चाहिए और कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम आप कर सकते हैं। बट जब मैं आपसे स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे बताया गया कि जैसे आपने खुद बताया कि आर्थिक स्थिति थोड़ी टाइट थी, तो आपके स्कूल के पैसे भी आपके प्रिंसिपल साहब भर देते थे? जानी सर करके प्रिंसिपल साहब थे हमारे जी। और जब उन्हें पता चला कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो उन्होंने तुरंत कहा कि तुझे फीस की चिंता नहीं करनी है, तू खाली पढ़ाई में अव्वल दर्जे पे आ जा, मैं बाकी सारी चीज़ें देख लूँगा। अगर मैं अव्वल दर्जे पे नहीं आता तब भी आई एम श्योर कि उन्होंने मेरी फीस भरी होती, बट एक मोटिवेशन दे दिया आप पढ़ो। और
आज भी वो एस्प्लेनेड हाई स्कूल में अगर आप देखें तो बोर्ड के ऊपर जो टॉपर्स आते हैं उनका नाम होता है। मेरे बड़े भाई का भी नाम उसमें टॉपर में था, मेरा भी था और मेरी छोटी वाह। सिस्टर का भी। जब कॉलेज की आपको बात याद आती है कि मुझे बताया गया आपके दोस्तों से जब मैं बात कर रहा था कि बताया नीलेश भाई जितने पढ़ने में होशियार थे उतना मस्ती भी करते थे, कि कॉलेज में जब आप क्रिकेट खेल रहे थे ग्लास टूट गया और प्रिंसिपल साहब ने आपको 4 घंटा खड़ा कर दिया, पर आपने बोला नहीं, आप पार्ट टाइम काम भी करते थे उस समय। वो कुछ याद आता है आपको आज कि नीलेश भाई ये ऐसे भी थे? यस, सो कॉलेज में ऑब्वियसली पढ़ाई के लिए जाते थे, बट मैं पार्ट टाइम काम भी करता था, तो आधे लेक्चर अटेंड करता था, आधे निकल जाता था। और कॉलेज में भी एक प्रोफेसर अंबिका सरकार करके प्रोफेसर थी। जब उन्हें पता चला कि मेरी आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं है तो उन्होंने मुझे वहाँ से स्कॉलरशिप दिलवा दी थी। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आप गए, आप गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। जब कहते हैं ना, जब आदमी का हर बॉल पे छक्का लगता है, कोई भी आप लेवल पे रहें तो कहीं ना कहीं एरोगेंस सर पे चढ़ता है, कहीं ना कहीं। तो ऐसा कभी एरोगेंस चढ़ा सर पे आपके? बहुत बार चढ़ा, और भगवान की मेहरबानी है कि इतनी जोर से नीचे गिरे कि अकल ठिकाने आ गई। तो फॉर एग्जांपल जब मैं सीए गोल्ड मेडल हुआ और आईसीआईसीआई मर्चेंट बैंकिंग डिवीज़न में ज्वाइन किया, तो पंख लेके गया था कि मैं तो सीए का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। पहले ही दिन पता चला कि वहाँ पे जितने लोग थे वो मेरे से ज़्यादा समझदार थे, ज़्यादा स्मार्ट थे और मेरे से ज़्यादा हम्बल थे। मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र, मेरे बॉस भी थे, श्रीनी करके। उन दिनों मतलब आईसीआईसीआई मर्चेंट बैंकिंग डिवीज़न में आदमी ज़्यादा थे और चेयर कम थी, तो मैं उनकी चेयर पे बैठ के काम कर रहा था बिकॉज जल्दी पहुंच गया था। वो आए मेरे सामने बैठ के, उन्होंने काम चालू कर दिया। मुझे लगा कि ये क्लाइंट है। आधे घंटे बाद पता चला कि मैं उनकी चेयर पे बैठा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि नीलेश तो खड़ा हो जा। वेरी नाइस। तो नीलेश शाह को इम्प्रेस करने के लिए जो भी यूथ देख रहा है मेरे को आज यहाँ कोटक म्यूचुअल फंड में काम करना चाहता है, तो क्या चाहिए? बेसिक एजुकेशन क्या चाहिए और क्या क्वालिटी आप देख के हायर करते हैं यंगस्टर्स को जब हायर करना हो? सो एक, मैं लोगों के पैसे मैनेज करता हूँ तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटीग्रिटी। हमारा बिजनेस मनी मैनेजमेंट का नहीं है, हमारा बिजनेस ट्रस्ट मैनेजमेंट का है। वेरी ट्रू। हम लोगों के विश्वास को संपादन करते, अर्जित करते हैं और उसमें बढ़ावा करते हैं, तो इंटीग्रिटी फर्स्ट होती है। हम लोगों के पैसे मैनेज करते हैं तो एक दायित्व आता है, तो एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, चाहे एमबीए हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे इंजीनियर हो। MBA इज मस्ट एंड यू शुड हैव देन। एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, इंटीग्रिटी चाहिए, एंड फाइनली आपका एप्टीट्यूड चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को पसंद करेंगे तो 90% एफर्ट डाल के 120% आउटपुट निकालेंगे। अगर किसी चीज़ को पसंद नहीं करेंगे तो 120% एफर्ट पे भी 80% आउटपुट निकलेगा। तो इंटीग्रिटी, एजुकेशन एंड एप्टीट्यूड, ये 3 चीज़ चाहिए। मेरे को ना एक थोड़ा बेसिक सा सवाल है, क्योंकि मैं भी खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ और काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। आपके लिए गोल्डन एडवाइस म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने वालों के लिए क्या है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर हमें देख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहते हैं कि वो किस तरीके से रियल गाइडेंस दे? कई बार आपको पिछले परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है ताकि आप उसकी बात सुने जी, और फिर जब वो आपको एक प्लान बना के देता है तो वो वही फंड रेकमेंड करता है जो उसे लगता है कि अगले साल, अगले 2-3 सालों में परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। कई बार आज भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की अहमियत को लोग समझते नहीं हैं। हमारे यहाँ पे लोग सेविंग्स करना जानते हैं, हमारी ग्रॉस सेविंग्स 30-35% रही है, बट उस सेविंग्स का निवेश करने में हम गलत कर जाते हैं। तो एवरेज कितना कमा लेता है डिस्ट्रीब्यूटर आपके हिसाब से, जो लोग कैरियर बनाना चाहते हैं? सो इसमें तो समंदर की तरह 2-2.5 लाख रुपए इजीली बन जाए महीने के। आप कितनी मेहनत करेंगे और कितना समय देंगे उस पर डिपेंड। अगर आप ये चाहो कि मैं आज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूं, आज ही पैसा बनाने लगूं, वो नहीं होगा। ये बिरबल की खिचड़ी है, समय लगता है। पर आपने हाईएस्ट कितना बनाते देखा है किसी डिस्ट्रीब्यूटर को? बिकॉज़ यू बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। I mean, people have made tens of crore also. Yes. 10-10 करोड़ रुपए महीने के ऐसे भी लोग देखे आपने जो 10 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होकर बना रहे हैं। हाँ, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, कंपनी लेवल पे Company level तो पे। बना ही लेते हैं, बट इंडिविजुअली टेंस ऑफ करोड़ साल में लोगों ने बनाए हैं। अभी जैसे लास्ट ईयर अगर हम देखें मार्केट को, निफ्टी ने 3% से ज़्यादा का रिटर्न दिया नहीं, ऊपर से ट्रम्प साहब
कभी लेफ्ट से उठते हैं तो 50% कर देते हैं, राइट से उठते हैं तो 100% कर देते हैं, और मार्केट से इस प्रेशर है। और आई थिंक सरकार ने अपने लेवल पे, आदरणीय मोदी जी ने अपने लेवल पे बहुत काम किया है। जीएसटी कटाया 50,000 करोड़, आई थिंक अभी आ गया सिस्टम में। लगभग जो मैं समझता हूँ, यू कैन करेक्ट में, 5 से 6 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में डालने की सरकार कोशिश कर रही है। फिर 8th पे कमीशन आ रहा है। ऑल दैट इज बूस्टिंग द कंजम्पशन। अब जो सरकार इतना पैसा दे रही है, जो लोग देख रहे हैं हमें, मुझे ये समझ में आता है अगर वो लोग इंडिया में खर्चा नहीं करेंगे इस चीज़ को तो वो सब बेईमानी हो जाएगा। आपको क्या, आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आप सरकार के काम से खुश हैं इसमें कि जो सरकार कदम उठा रही है? अगर हम पिछले 11 साल को देखें तो 2014 में भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। आज वो चौथे नंबर पे पहुंच गया। 11 साल में अगर हमने 6 रैंक आगे बढ़ाई तो हमने कुछ तो अच्छा काम नंबर 1 किया बनने से कोई नहीं होगा। हो सकता भारत को। नंबर 1 के लिए लंबी जर्नी है, बट नंबर 3 चाइना इमीडिएट है। नंबर 3 तो 2-3 साल के अंदर हो ही You think that we can जाएगा। achieve? हम जर्मनी को ओवरटेक कर Which is लेंगे, a 5 trillion which crossing is it? rounded off $5 trillion, otherwise 4.8 या 4.7 ट्रिलियन डॉलर। तो हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 10 नंबर से 3 नंबर पे कुछ सालों में पहुंचना बहुत बड़ी उपलब्धि बहुत है। आई थिंक ये मोदी जी की काल का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। एब्सोल्युटली। नाउ ये जो जीएसटी कट सरकार ने किए हैं वो लोगों की जेब में पैसे रखने के लिए, और ये एक प्रोसेस चल रही है कि पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सप्लाई साइड रिफॉर्म्स लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया, निवेश को बढ़ावा दिया, अब डिमांड को बढ़ावा दे रहे हैं। बजट में सप्लाई इनफ है, अभी सप्लाई इनफ है, सप्लाई साइड अब सॉल्व हो गई तो अब डिमांड साइड पे सपोर्ट देते हैं। तो पहले 1 लाख करोड़ रुपया इनकम टैक्स के रिबेट के तहत टैक्स पेयर्स की जेब में आया। फिर उन्होंने ब्याज की दरें जब आरबीआई ने काटी तो ईएमआई बोरोअर्स जो पे कर रहे थे उसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ की बचत हुई। फिर जीएसटी रेट कट आया, ये तो इस साल सिर्फ 6 महीनों के लिए है। तो बॉटम एंड ऑफ पिरामिड पे जो है उनके लिए 96,000 करोड़ का बेनिफिट होगा। आपकी मेरी जेब से 48,000 करोड़ जाएगा तो नेट बेनिफिट 48,000 करोड़ का रहेगा। बट अगले साल 2 लाख करोड़ का बेनिफिट बॉटम ऑफ पिरामिड को मिलेगा, टॉप ऑफ द पिरामिड से 1 लाख करोड़ जाएगा, नेट बेनिफिट 1 लाख करोड़ का रहेगा। उसके बाद उन्होंने गेमिंग बंद करा दी, तो जो पैसा गेमिंग में खर्चा होता था 10 से 20,000 वो स्पेक्यूलेटर्स की जेब में 10,000 तो महीने का था, तो साल का 1,20,000 करोड़ हो गया। और फाइनली 8th पे कमीशन जैसा आपने बताया, तो कुल मिला के 5 से 6 लाख करोड़ रुपया सरकार लोगों की जेब में रख रही है। But you see, it's a brilliant step. इट्स अ ब्रिलियंट स्टेप बिकॉज एक बार अगर आपने सप्लाई साइड रिफॉर्म्स कर दिए तो डिमांड को बढ़ावा देना जरूरी है। अगर हमारी इकोनॉमी की एक वीकनेस देखें तो वो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट कंपनीज उतना निवेश नहीं कर रही जितना पहले करती थी, वो रेशो काफ़ी नीचे है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तब बढ़ेगा जब उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तब बढ़ेगी जब डिमांड होगी। तो ये कंज्यूमर्स की जेब में पैसा रख के, टैक्स पेयर्स की जेब में पैसा रख के, बोरोअर्स की जेब में पैसा रख के, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जेब में पैसा रख के सरकार डिमांड खड़ी कर रही है। सारे वर्गों का ध्यान रखा है, सारे वर्गों का ध्यान रखा है, और हमारा दायित्व बनता है कि हम ये पैसा स्वदेशी चीजों पे बाहर खर्चा ना जाएं। आपको घूमना है तो इंडिया के बाहर ना जाएं। यस, नीलेश भाई भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, मोदी जी भी कह रहे हैं स्वदेशी अपना। स्वदेशी अपना। बट अभी जैसे आप पार्ट टाइम इकोनॉमी एडवाइजरी के पीएम साहब के मेंबर भी हैं, आपका आई एम श्योर उनसे मुलाकात, पहली मुलाकात आपको याद आती है पीएम साहब से जब मिले आप? तो सबसे पहले मैं मिला जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। हम कुछ फंड मैनेजर का डेलीगेशन गया था। And that point of view, you were with ICICI. I was with ICICI Prudential Mutual Fund, and उन्होंने हमें बहुत समय दिया, तकरीबन 2 घंटे बैठे, दुनिया भर की बातचीत की, और बड़ी सरलता से उन्होंने Inquisitive है मोदी जी बहुत, एकदम। जानने के लिए, मतलब नई सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं वो। हम उनसे सीख रहे थे, बट उन्होंने बहुत अच्छा समय दिया था, तो हम लोग बहुत इम्प्रेस होके गांधीनगर से निकले थे। और पर ये जो आपका अभी का जो रोल है, पार्ट टाइम मेंबर जो आप हैं, तो आप मीटिंग्स में जाते हैं, तो
मोदी जी का मुझे बताया गया कि उनकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है, जो डिस्कस करते हैं उनको याद रहता है कि नीलेश भाई से मैंने ये बात किया। तो क्या एमओएम वगैरह बनाना पड़ता है, नोट्स वगैरह आपको याद रखने के लिए कि मैं मोदी जी के पास जा रहा हूँ तो मैं आई शुड बी गोइंग प्रिपेयर्ड? इनको हो रहा है इतना प्यारा है कि आप जाएं तो आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है थोड़ा। नहीं तो एक तो अगर देश के प्रधानमंत्री जी आपको समय दे रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए। मैं तो एक नॉर्मल मीटिंग में भी प्रिपेयर्ड होके जाता हूँ कि किसी का समय व्यर्थ ना हो। और सेकंड चीज़, एक विकसित भारत का राम सेतु बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी, 2047 का जो टारगेट है। 2047 तक का टारगेट है। अब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स है, पॉलिटिशियंस है, वो बड़ा बोझ कैरी कर रहे हैं। हम तो छोटे से नागरिक हैं, हम अपनी क्षमता के अनुसार छोटे छोटे पेबल्स लेके जाते हैं। जैसे गिलहरी भी राम सेतु बनाने में छोटे छोटे पेबल्स लेके जा रही है। You've been kind here, humble है आप इससे। नहीं, हम गिलहरी गिलहरी है। है और बट हमारा योगदान भी होना चाहिए अपनी क्षमता के whatever way अनुसार you- कि एक बार विकसित भारत बन जाए। पर आप जब भी जाते हैं कुछ नया सीख के आते हैं उनसे। लास्ट का मुलाकात हुई पीएम साहब से आपकी? अभी कुछ 2 महीने पहले हमारी EAC PM की मीटिंग हुई थी। अगेन उन्होंने बहुत समय दिया हमें, हमारे सुझावों को सुना, उसके बाद फॉलोअप भी होता है उन सुझाव को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है कि इतने बिजी होने के बाद वो हमारे लिए समय निकालते हैं, हमारे सुझाव सुनते हैं और उन सुझाव का अमलीकरण भी होता है। मोदी जी को एक लाइन में डिफाइन करना तो क्या बोलेंगे एज ए लीडर उनको? नीलेश भाई कैसे देखते हैं? अ लीडर वर्थ फॉलोइंग। वाह, लीडर वर्थ फॉलोइंग, विच इज 101% सही। अब एक बर्निंग क्वेश्चन पे आता हूँ मैं आपसे, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम लोग गोल्ड के ऊपर 2020 से बुलिश हैं, उससे पहले हम नेगेटिव भी थे। एंड पहली बार 2020 में देखा कि गोल्ड की जो माइनिंग कॉस्ट है वो इतनी बढ़ गई है कि $1200-1400 के आसपास वो कमर्शियली वायबल नहीं रहेगी। सप्लाई कम हो जाएगा अगर प्राइस नहीं बढ़े तो ऑटोमेटिकली प्राइस gone बढ़ up, सकता है। वो कॉल 2020 में तो सही गिरा, 2021 में नेगेटिव रिटर्न आ गया तो गलत गया, बट फिर भी हमने वो कॉल जारी रखा। 2022 में जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो हमने देखा कि रशिया के $500 बिलियन FX रिजर्व जो उन्होंने यूरोपियन देशों में रखे थे वो फ्रीज हो गए। उसके ऊपर का ब्याज यूक्रेन को जा रहा है लड़ाई लड़ने के लिए, तो यूक्रेन रशिया के पैसों से रशिया के खिलाफ जंग लड़ रहा है। यह देख के हमें लगा कि अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करेंगे। रशिया के पास जो $150 बिलियन का सोना पड़ा था वही उनका रियल रिजर्व रह गया। 2022 से हम गोल्ड के ऊपर और बुलिश हो गए, यही उम्मीद में कि सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदती रहेंगी और उसकी वजह से गोल्ड के दाम में बढ़ोतरी होती रहेगी। पिछले 3 सालों में उन्होंने तकरीबन 1000 टन सोना खरीदा जो नॉर्मली भारतीय हाउसवाइफ खरीदती हैं। तो दुनिया में इतना सोना नहीं है कि सेंट्रल बैंकर्स और भारतीय हाउसवाइफ दोनों की डिमांड को मीट कर पाए। अभी भी हमारा गोल्ड के ऊपर व्यू पॉजिटिव है, बट गोल्ड में अगर आपको निवेश करना है तो सेंट्रल बैंक एक्टिविटी पे हर महीने पे ध्यान रखनी पड़ेगी। सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? टिल द टाइम दे कंटिन्यू टू बाय, जब तक वो खरीदते रहेंगे, जिस भाव पे वो खरीदते रहेंगे वहाँ पे गोल्ड भाव सपोर्टेड रहेगा। तो नीलेश भाई ने अभी गोल्डन रूल बता दिया कि सेंट्रल बैंक को आप ट्रैक करते रहिए, इफ दे कंटिन्यू टू बाय द गोल्ड प्राइस विल डेफिनेटली गो अप। तो चांदी में क्या करना चाहिए? सो चांदी पे भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड है, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल। जी जी। दूसरा, वहाँ पे सेंट्रल बैंक की खरीदारी हो सकती है। सऊदी अरेबियन सेंट्रल बैंक ने कुछ सिल्वर खरीदा है, अब वो ट्रेडिंग कॉल है, इन्वेस्टमेंट कॉल है, वो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। बट अगर सेंट्रल बैंक की खरीदारी चांदी में होती है तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। इंडस्ट्रियल डिमांड है, ऊपर से सेंट्रल बैंक आ गई तो चांदी के दाम बढ़ सकते हैं। अगर सेंट्रल बैंक नहीं खरीदता तो इंडस्ट्रियल डिमांड उसे धीरे धीरे पुश करती रहेगी, बट बहुत ज़्यादा तेजी, बहुत बड़ी तेजी नहीं हो पाएगी। नीलेश भाई को अगर गृहिणी सुन रही हैं तो चांदी और सोने में किस पे बैट लगाना चाहिए, अगर एक घर की महिला कोई देख रही है तो? दोनों में अगर आप ये चीज़ें मॉनिटर करने वाली है तो दोनों में लगा दीजिए। अगर आप इसे मॉनिटर नहीं करने वाली है तो मेरा एक ही रिकमेंडेशन रहेगा कि आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश करिए। आप अगर
रईस आदमी है तो आपको प्राइवेट बैंकर इन्वेस्टमेंट की सर्विस देगा। ये आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा, क्योंकि आई थिंक इन वन ऑफ द थिंग्स दैट यू स्पोक कि मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो 43 रुपये तो मेरे टैक्स में चले जाते हैं, मतलब लगभग आपकी आधी इनकम टैक्स में चले गई, और उसके बाद जो बचता है आप एनपीएस में डालते हैं, और आखिरी में जो आपके धर्मपत्नी है पारुल जी, उनके पास 17 रुपये जाते हैं। अगर जो आदमी 100 रुपये कमा रहा है, हालांकि गूगल में आपकी एग्जिट सैलरी आ जाती है, मैं ऑन रिकॉर्ड शायद 16-17 करोड़ रुपये देखे हैं मैंने, अगर मैं गलत नहीं हो तो वो आखिरी में 17 रुपये ही जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ से कितने संतुष्ट? आपको नहीं लगता है जब आप या कोई दूसरा व्यक्ति बैठ के सोच रहा है चेन्नई कि मैं साल के अगर इतने पैसे कमाता हूँ और वो टैक्स में मैं 50% दे रहा हूँ, तो इन लिeu ऑफ व्हाट एम आई गेटिंग? सो मतलब आई एम इन द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट। यस। एंड पहले तो दुख भी होता था कि इतना सारा टैक्स भर रहे हैं। हर महीने जब सैलरी स्लिप आती है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था तो मैंने आर्टिकलशिप की है। Yes. तो मुझे पता है कि लोग कैसे टैक्स कम पे करने के लिए इधर उधर काम करते थे। यस यस यस। बट जब पढ़ाई लिखाई की, बड़े हुए, तब समझ आया कि हमारे टैक्स के ऊपर तो ये कंट्री बन रहा है। आज रोड बनते हैं तो किसी ने टैक्स पे किया तो रोड बना। आज अगर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो टैक्स तो भरना पड़ेगा, नहीं तो कैसे बनेगा? टैक्स भरने के लिए कोई ना नहीं बोल रहा है। नीलेश भाई, जो मैं लोगों HNI से जो बात करता हूँ वो कहते हैं कि वाई HNI एंड अप पेइंग 43-45% ऑफ टैक्स? दैट्स अ क्वेश्चन। व्हाई दे आल्सो नॉट कम इनटू द सेम? इसमें तो जॉन एफ कैनेडी का स्टेटमेंट ही एकदम सही है। डोंट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर। लोग तो ये भी कहते हैं कि नीलेश भाई के पास 400 करोड़ रुपए के स्टॉक पड़े हुए हैं, जो गूगल करो तो आते। गूगल कभी झूठ नहीं बोलता मेरे हिसाब से, तो ये सच बात है? भगवान ने उतना दिया है जितनी मेरी जरूरत। बट 400 करोड़ का स्टॉक है, ये बात क्या स्पेकुलेशन है? गूगल झूठ बोल रहा है? समय से ज़्यादा और तकदीर से, समय से पहले और तकदीर से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। ये नीलेश भाई आंसर नहीं आप है। नीलेश भाई इस चीज़ का आंसर नहीं देंगे, मुझे पता है। आखिरी में जाते रहते आपसे रैपिड फायर के 2-4 क्वेश्चन लेंगे नीलेश भाई। बहुत इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है ऑल टाइम? हमारी जनरेशन में तो अमिताभ बच्चन ही हमेशा फेवरेट रहे। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस के रूप में मतलब मुझे मधुबाला जी बहुत अच्छी लगी। नो बेटर देन मधुबाला, शी इज माय फेवरेट टू। बेस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन इंडिया में और इंडिया के बाहर कौन सा आपका? सो जहाँ पे फैमिली आपके साथ हो वो सबसे अच्छा हॉलीडे डेस्टिनेशन। इंडिया का कोई बताइए आपको पसंदीदा जगह। सो उम्र के साथ साथ वो बदल रहा है। अभी फिलहाल अब मतलब हम लोग सोच रहे थे कि इस बार अगर छुट्टी लेंगे तो काशी विश्वनाथ जाएंगे। वाह। गुजराती डिश पे सबसे अच्छी कौन सी लगती है आपको? गुज्जू भाई तो खाने के मामले में ज्यादा ही शौकीन पैदा हुए होते खाने के हैं लिए। और वो दिख भी रहा है। Look at mine too. तो हर चीज अच्छी लगती है हमें तो। What do you like? थेपला? हर चीज Everything खाने के गुजराती। मामले में सब अच्छा लगता नॉर्थ है। इंडियन खाना कोई पसंद है आपको? हर खाना अच्छा जो आ जाए लगता अच्छा है। वो अच्छा है। जो मिले वो खा कोई लेते फजी हैं। नहीं है आप। आपकी लाइफ का आहा मोमेंट क्या रहा? सबसे आहा मोमेंट जो आपकी लाइफ का कह सकता हूँ एक लाइन में, क्या होगा वो? सो जब बेटी को पहली बार देखा, बड़ी बेटी को पहली बार देखा, वो सबसे अहम मोमेंट था। पहली बच्ची को जो अपने हाथ में। फेवरेट मूवी क्या रही इंग्लिश में आपकी? सो अगेन समय के अनुसार बदलती रहती है, बट अब आनंद मूवी जो अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की थी, ऋषिकेश मुखर्जी की, Very nice. वो बहुत अच्छी लगती है। बाबू मोशाई, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। एक ऐसी चीज जो आप अनलर्न और रीलर्न करना चाहेंगे? सो आज भी इतने सालों के अनुभव के बाद मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन इमोशनली लेता हूँ, हमेशा रैशनली नहीं लेता। सो एक ये सीखना चाहूँगा कि कैसे अपने इमोशन पे काबू रख सकूँ, कैसे सारे डिसीजन सिर्फ रैशनली ले पाऊँ। और आज से 10 साल बाद नीलेश भाई क्या करते मिलेंगे मुझे? यही काम करते रहेंगे। भारत का को- रहने वाला हूँ। भारत की बात जैसे मैंने करता शुरुआत करी। रहूँगा। वाह वाह, वेरी नाइस। नीलेश भाई, जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करें। मुझे किसी ने बताया कि आपको गाने का बड़ा शौक है, आप पुराने गाने गाते हैं, तो एक कोई भी लाइन गुनगुना है तो मैं आपके साथ गाने की मैं भी प्रयास करूँगा। मतलब अगेन समय के साथ गाने बदल रहे हैं, जी। बट ये गाना आजकल याद आ रहा है। ए मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम, नेकी पर चले और बदी से बचे, ऐसे हो हमारे करम।
तो बस नेकी की राह पे चले और बदी से बचे रहे। जैसा कि आपने देखा, आज हम बॉम्बे में नीलेश भाई से बात करने आए थे। नीलेश भाई की जर्नी जान के हमें एक चीज़ का एहसास तो ज़रूर हो गया कि कोई भी सपने छोटे नहीं होते। सपने को देखने की हिम्मत होनी चाहिए, वो चाहे 250 स्क्वायर फीट की चाल से देख रहे हो आप, या बड़े बंगलों से देख रहे हो, या फ्लैट से देख रहे हो। सपने देखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। और जैसे भारत का गीत गाते हुए, भारतवासी होते हुए, जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे सबसे ज़्यादा बुलिश कोई है आज मुझे जो इंडिया में लगता है, नीलेश भाई है। और इनकी स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे नेक्स्ट एपिसोड गेम चेंजर में ज़रूर मुलाकात करेंगे। तब तक कीप वॉचिंग गेम चेंजर विद एमजे। थैंक यू नीलेश भाई, थैंक यू वेरी मच। BTS क्या करता हूँ? BTS